Assalamualaikum dear viewers, hope you are enjoying these classes and you have learnt what we have already taught in the previous classes. So बच्चों, लास्ट क्लास में आपको पता है हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था. तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कितने हिस्सों में बांटा था, कितनी टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई थी? वेरी नाइस, 3 टाइप्स की. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 हिस्सों में बांटा था. 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने बोली थी. तो पहली कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी? शाबाश, वेरी गुड. फर्स्ट was primary, very nice. Second was secondary, very nice. और थर्ड टेरिशरी और सर्विसेज. तो आपने फर्स्ट जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो हमने करवाई थी. तो प्राइमरी एक्टिविटी में हमने एक एग्जांपल दी थी. अब बता सकते हैं कोई? वेरी गुड. एग्रीकल्चर. हमने बोला था एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. तो आज हम अब देखेंगे व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटी. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटी? वेरी नाइस, जिसमें रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम यही जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इसी के बारे में अब आप सीखेंगे. तो सेकेंडरी एक्टिविटी में मैंने एग्जांपल दी थी. हमने बोला था इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या मिल्स. हमने कारखानों के बारे में बात की थी. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, इंडस्ट्रीज, कारखानों के बारे में, सनतें. ठीक, उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक रहेगा. आज हम सीखेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में. तो ये अब आपको समझ आया. अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एन इंडस्ट्री या कौन सी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये? वेरी नाइस, ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री ये क्लासिफाई की जाती है एज ए सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमने बोला रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो आज हम सीखेंगे कि वो कैसे हो रहे हैं. तो इंडस्ट्री इज ए सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो अब हम डिफाइन करेंगे इस सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या होता है और इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है. तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम एक और नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग. जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हम एक और नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चर किसको बोलते हैं? बनाने को. तो इसमें हम बनाते हैं रॉ मटेरियल को मशीन में डाल के प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो इसमें मैन्युफैक्चर होता है कुछ, मैन्युफैक्चरिंग. अब बच्चों समझ आया? इसका दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम दूसरा नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग. तो अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी या व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में या हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट में. जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, हमारे पास सिंपल लकड़ी थी, उसका वैल्यू उतना नहीं था. जब हमने उसी से एक टेबल बनाया या फर्नीचर बनाया तो उसका जो वैल्यू है बढ़ गया. यानी वो कहाँ पे हुआ? रॉ मटेरियल हमने लिया, उसके बाद टिम्बर लिया रॉ मटेरियल, उसको फिर प्रोसेस करने के बाद इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के बाद उससे हमने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया. या हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट कॉटन की होगी, कॉटन की शर्ट, कॉटन का उतना वैल्यू नहीं था या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने से पहले उसका उतना हाई वैल्यू नहीं था. जब हमने उसको प्रोसेस करने के बाद फैक्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डालने के बाद वहाँ से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, हमें शर्ट एक मिल गई. जो शर्ट है उसका हाई वैल्यू है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया. तो उसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मैन्युफैक्चरिंग. अब आपको बच्चों समझ आया ये? तो इसी में मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी इकोनॉमिक में हमें आता है इंडस्ट्रीज. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इंडस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज एन इंडस्ट्री. तो हम डिफाइन करेंगे इंडस्ट्री के बारे में. कोई बच्चा मुझे बोल सकता है इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम जो कंसर्न होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स उसके रिलेटेड होती है. जैसे हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या बना? वहाँ पे जैसे टेक्सटाइल कोई बन गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आयरन स्टील इंडस्ट्री है. ठीक, तो वहाँ पे हमें मशीनरी बनती है. या हमारे पास कोल वाली है, कोल पेट्रोल वाली है, तो वहाँ पे कोल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ऐसे एक्टिविटीज को हम नाम देते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. और ये कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज में होता है. ठीक, और इसका उर्दू ट्रांसलेशन जैसे एग्रीकल्चर के लिए बारे में हमने बोला था ज़राअत, ऐसे इसका ट्रांसलेशन है सनतें या सनत. ठीक बच्चों, ये समझ आया? जो इंडस्ट्री है, कारखाने या मिल्स है, इसी का छोटा वर्जन फिर हमें आएगा मिल्स या फैक्ट्रीज. ओवरऑल हम इसको बोलते हैं इंडस्ट्री. ठीक बच्चों, समझ आया ये? तो इंडस्ट्री को आप डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? जहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री. मैंने आपको एग्जांपल दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारा था
कॉटन फॉर एग्जांपल, अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन से हमने क्या बनाया, फिनिश प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोसेसिंग हो गई, ये मशीन में हो गई यानी इंडस्ट्री में हो गई, उसके बाद यहाँ से हमें बन गया शर्ट, ठीक, कॉटन की शर्ट, ठीक, ये एक एग्जांपल थी। दूसरा जैसे मैंने कोल की एग्जांपल दी, कोल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री में क्या बनेगा, वेरी गुड, वहां पे एक्सट्रैक्ट हुआ कोल, कोल को, कोयले को निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। सिमिलरली हमारे पास है ये हमारे पास यहाँ पे है टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक, वहां पे सर्विस प्रोवाइड होती है टूरिज्म इंडस्ट्री, आया समझ। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है, टूरिज्म वो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक। तो बच्चों ये समझ आया, तो हमने डिफाइन किया इंडस्ट्री किसे कहते हैं, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा इंडस्ट्रीज एक ही किस्म की नहीं है, बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज है, हम इंडस्ट्रीज को अब क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। बच्चों समझ आया, तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसको क्लासिफाई करेंगे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की क्लास बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। तो उसकी बेस क्या रहेगी क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज की, तो तीन बेसिस पे, तीन चीजें देख के हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री इस कैटेगरी में आती है, ये वाली इंडस्ट्री इसमें आती है और ये वाली इसमें आती है। तो इसकी तीन बेसिस है, मैं यहां पे लिखता हूं। पहला है रॉ मटेरियल क्या लगता है, ठीक, ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में कौन सा कैसा रॉ मटेरियल लगा उस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं। दूसरी बेस है वो साइज पे है, इंडस्ट्री का साइज कैसा है, छोटा कि बड़ा है, उस हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। और थर्ड इज ओनरशिप, ओनरशिप किसको बोलते हैं, मालिकाना हुकूक या मालिक, उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है उस हिसाब से भी हम कैटेगराइज करते हैं। बच्चों समझ आया, इंडस्ट्रीज को हम तीन हिस्सों में बांट रहे हैं, तीन बेसिस पे बांट रहे हैं, ठीक, क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला बेस जो है या बुनियाद है जिसपे हमने किया रॉ मटेरियल देख के, दूसरा साइज देख के, और तीसरा ओनरशिप देख के। तो अगर हम देखेंगे रॉ मटेरियल के हिसाब से कौन कौन सी किस्म की इंडस्ट्री हो सकती है, तो हम रॉ मटेरियल के बेस पे अब कर रहे हैं, ठीक। तो रॉ मटेरियल के बेस पे हमारी हो सकती है एग्रो बेस्ड, एग्रो वर्ड हमने सुना था, एग्रीकल्चर आपने सुना, वेरी गुड, पिछली बार हमने एग्रीकल्चर सुना, तो एग्रीकल्चर से ही बन गया एग्रो, AGRO, एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें क्या रॉ मटेरियल लगता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल के बेस पे हो रही है, तो इसमें रॉ मटेरियल कहां से आता होगा, वेरी नाइस, एग्रीकल्चर से, ठीक, खेतों से आता होगा, अगर सिंपल टर्म हम बोलेंगे खेतों से आता होगा, एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो सारी इंडस्ट्रीज है जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से पहली क्लासिफिकेशन हमारी हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आया बच्चों समझ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता होगा। जैसे एग्जांपल आप कोई दे सकता है, जैसे कॉटन, कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी कॉटन की, उसका रॉ मटेरियल क्या है, वेरी नाइस, कॉटन, कॉटन कहां से आता है, वेरी गुड, फील्ड से, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में चला जाएगा। जैसे या वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल कहां से आते हैं, एग्रीकल्चर से ही, है ना, जमीन से हम उसको उगाते हैं, तो उसको हम किस में डालेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। या आपकी ये है पेसिकल्चर, एपीकल्चर, लास्ट टाइम हमने बोला था हनी बीज के रेयर करने से अगर हनी की कोई इंडस्ट्री है उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री किस में चले जाएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल हम देंगे कॉटन टेक्सटाइल, बहुत सारे एग्जांपल्स है कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। सेकंड, इसी में रॉ मटेरियल के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें रॉ मटेरियल क्या, जैसे इसमें लगता था एग्रीकल्चर से आता था, इसमें कहां से आएगा, मिनरल से, जो मिनरल डिफरेंट है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। जिस इंडस्ट्री में ये सारे एलिमेंट्स या जो यही मेटल्स इस्तेमाल होते होंगे एज ए रॉ मटेरियल, फिर उसको प्रोडक्ट बनाते होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आयरन की, हमारे लोहे की बहुत सारी चीजें होती है, मगर वो लोहा कहां से आता है, वो एक मिनरल है। तो जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, अगर उसको हम क्लासिफाई करें रॉ मटेरियल के हिसाब से, तो उसको हम बोलेंगे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। या आपको एल्यूमिनियम है या कॉपर, तांबे की कोई इंडस्ट्री है, तो वो अगर रॉ मटेरियल के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो हम उसको बोलेंगे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा, आयरन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक, या एल्यूमिनियम की कोई है, एल्यूमिनियम, ठीक, ये सारी जो है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में चली जाएंगी, ठीक। या कोल से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री तो वो इसी में चली जाएगी, वो एग्रो वाली नहीं है, वो मिनरल वाली है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। बच्चों समझ आया। थर्ड, अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से करेंगे तो हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट बेस्ड, फॉरेस्ट किसको बोलते हैं,
वेरी नाइस, जंगल को, ठीक, फॉरेस्ट बेस्ड। वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से, जंगलों से आता होगा, उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। आया समझ? तो बहुत सारे टिम्बर इंडस्ट्री है, जैसे फर्नीचर अगर टिम्बर से बनाया गया है, लकड़ी से बनाया है, तो उसको हम डालेंगे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर इंडस्ट्री। बहुत सारा फर्नीचर घर में भी होता है, ऑफिस में होता है, या स्कूल में आपने देखा होगा फर्नीचर इंडस्ट्री, ठीक, उसका रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से आता है, टिम्बर लेते हैं, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा अगर हम उसको रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। ये सारी हम रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। फोर्थ है हमारी मैराइन बेस्ड। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसका रॉ मटेरियल ओशंस एंड सी से आता है, यानी समुद्र से आता है। जो अपना मटेरियल या अपना रॉ मटेरियल समुद्र से लेते हैं, ओशंस एंड सी से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे सी से हमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं, सी फूड निकलता है, फिश निकलती है। अगर कोई इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल समुद्र से लेती है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे रॉ मटेरियल के बेस पे, उसको हम बोलेंगे मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे मैं आपको लिखूंगा सी फूड वाली इंडस्ट्री, ठीक, सी फूड वाली, तो वो किस में चली जाएगी? मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री। बच्चों ये समझ आया? ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज को हमने एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड मैराइन बेस्ड में क्लासिफाई किया। अब हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन क्या थी, किस बेस पे हमने किया था? वेरी गुड, साइज पे। तो अगर हम साइज पे देखेंगे तो साइज के बेस पे जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम किस किस में क्लासिफाई करेंगे, अभी हम देखेंगे। तो ऑन द बेस ऑफ साइज, इंडस्ट्री छोटी है कि बड़ी है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इसको हम, अगर हम साइज को मद्देनजर रख के इंडस्ट्रीज को बांटेंगे तो हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज को या तो हम बोल सकते हैं कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री या कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटेज पता है किसको कहते हैं? झोंपड़ी को, ठीक। तो सेकंड है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल वर्ड से आपको समझ होगा, स्मॉल नहीं छोटी, स्मॉल स्केल। तो और क्या हो सकता है थर्ड? इसी का अपोजिट, स्मॉल का अपोजिट क्या आता है? वेरी नाइस, लार्ज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आया समझ? साइज के हिसाब से हमने इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा। या तो हमने बोला कॉटेज इंडस्ट्री, या हाउस, इसको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अभी हम वो सीखेंगे क्यों उसको बोलते हैं हाउस होल्ड बेस्ड भी, हाउस होल्ड बेस्ड भी उसको बोलते हैं। सेकंड क्लास पे हमने किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और थर्ड बोला लार्ज स्केल। तो कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो पर्टिकुलर एक छोटे घर में ही चलती है, जिसमें 2-4 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ही काम करते हैं, और इसमें ज्यादातर काम जो होता है वो बाय हैंड होता है, हाथ से होता है। मशीन्स का अमल दखल नहीं है, मशीन इस्तेमाल नहीं होती है। हमारे पास कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आर्टिजन्स काम करते हैं शाल पे या कारपेट्स बनाते हैं, वो हाथ से बनाते हैं, और वो घर में ही होता है, किसी जो आर्टिजन होता है उसके घर में ही वो काम होता है। इसी वजह से उसको बोलते हैं या तो कॉटेज बेस्ड या तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वो घर में ही काम होता है। इसमें 2-4 आदमी घर के फैमिली मेंबर्स ही काम करते हैं और हाथ से करते हैं, मशीन नहीं हो रही है इस्तेमाल। इसको हम बोलते हैं कॉटेज बेस्ड या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। सेकंड है, इसको हम अगर एग्जांपल देंगे तो हमने यहाँ पे बोला जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल एग्जांपल हमारे हैं हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक। तो ऐसे ही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नाम से पता चलता है स्मॉल स्केल में जिसका स्केल छोटा हो, छोटी इंडस्ट्री हो, मगर इससे बड़ी होगी, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री से बड़ी होगी। ये घर में ही काम होता था, सारा घर के फैमिली मेंबर्स ही इस्तेमाल होते थे, वही इसमें काम करते थे, 2, 4 या 5 आदमी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इससे थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है, मगर उतनी बड़ी नहीं जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो यूनिट होता है वो घर से बाहर ही होता है, छोटा मोटा यूनिट होता है वो घर से बाहर ही होता है। उसमें जैसे इसमें 2-4 मेंबर्स, इसमें 5, 8 या 10 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें जो है लेबर भी इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ कोई छोटी मशीन हो सकती है, कम कॉस्ट वाली मशीन भी इस्तेमाल हो सकती है, और इसमें जो ये प्रोडक्टिविटी निकलती है बहुत कम होती, उतनी ज्यादा नहीं होती है। यानी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उतना ज्यादा नंबर में नहीं होता है, क्वांटिटी उसकी ज्यादा नहीं होती है। हम इसके एग्जाम्पल बहुत सारे देते हैं। लोकली हमारे जैसे कोई फर्नीचर बनाता है, बेड्स बनाता है, या किसी के पास कोई कारखाना है, हैंडलूम है, बड़ा कारखाना है घर से बाहर, या ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स है। जैसे बुक बाइंडिंग कोई करता है तो उसने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली, या बैनर्स या बोर्ड्स बनाते हैं, तो वो हम किस में डालेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डालेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स वर्किंग या वर्कर्स बहुत कम होते हैं, और उसमें जो है पैसे भी कम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और मशीन
उसका इस्तेमाल भी बहुत कम होता है, इस हिसाब से इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक, इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। और एक और थर्ड टाइप साइज की बेस पे है, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाम से पता चला लार्ज स्केल यानी जो बहुत बड़ी होती है, जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, हंड्रेड थाउजेंड्स हो सकते हैं जो इसमें मेंबर्स या जो वर्कर्स है वो काम कर रहे होते हैं। और इसमें ज़्यादातर मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा होता है और लार्ज स्केल होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा निकलती है। जैसे हमारे आयरन स्किन इंडस्ट्री है या जो व्हीकल्स बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, वो लार्ज स्केल पे हो सकता है, वो कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं हो सकता है पॉसिबल, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट यानी पैसे की बहुत ज़रूरत है, और स्पेस भी उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, और प्रोडक्टिविटी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से हमने 3 कैटेगरीज में बताया इसको। कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत छोटा साइज होता है इसका, स्मॉल स्केल जो छोटा इससे बड़ा होता है, और लार्ज स्केल जो सबसे बड़ा होता है। ये साइज के हिसाब से हमने बोला कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल दी, जैसे व्हीकल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वो हमें इसमें चली लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। या आयरन एंड स्टील जो मशीनरी बनाती हैं, तो वो लार्ज स्केल पे ही पॉसिबल है, वो स्मॉल स्केल यूनिट पे या कॉटेज इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। बच्चों समझ आया? ये हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ साइज। अब हम करेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन, वो किस पे हमें करनी है? वेरी नाइस, ओनरशिप के बेस पे, कि उसके मालिकाना हुकूक या ओनर उसका मालिक कौन है, उस हिसाब से भी हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। तो हमारी जो थर्ड बेस है क्लासिफिकेशन करने की, वो है ओनरशिप, कि जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री या कारखाना है वो किसका है। तो किस किसका हो सकता है? वेरी नाइस, गवर्नमेंट का हो सकता है या पब्लिक सेक्टर हो सकता है। तो सबसे पहले हम फिर वही करेंगे, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? प्राइवेट, वेरी गुड, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कोई हो सकती है। थर्ड, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का हो सकता है? हाँ, हो सकता है, वेरी गुड। तो ज्वाइंट उसको हम बोलेंगे, यानी ना कंप्लीटली वो पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है, इसको हम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, समझने के लिए इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी हम बोल सकते हैं। प्राइवेट, ठीक, प्राइवेट इंडस्ट्री और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। आया समझ? इसके बाद हम चौथा भी दिखाएंगे, मैं वो आपको समझाऊंगा, पहले ये 3 हम समझेंगे, वो इजी, फिर इसके बाद हमें चौथा भी इसमें करना है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जो ओन की जाती है गवर्नमेंट के जरिए, यानी जो गवर्नमेंट की होती है, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं है, वो गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, किसी मुल्क की गवर्नमेंट की हो या किसी स्टेट की गवर्नमेंट की हो, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो इसमें हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो ओनरशिप किसके पास होगी? वो गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक, यानी गवर्नमेंट इसको ओन कर रहा होता है, ये किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स है जो गवर्नमेंट की है। कोई मुझे बता सकता है कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई कारखाना जो गवर्नमेंट का हो? है ऐसी कोई? जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जो फैक्ट्री या जो कारखाना है या इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट की है, वो किसी पर्टिकुलर निजी इंसान की नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज है। या आप देखते हैं ऑयल वाली है, जैसे आपको HP ऑयल है या ऑयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सारी जो है ये दीज आर गवर्नमेंट बेस्ड दीज सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर। सेकंड है प्राइवेट, दिस इज अपोजिट ऑफ दिस, ये इसका अपोजिट है। प्राइवेट मींस ये गवर्नमेंट का नहीं, किसी निजी पर्सनल, या तो आदमी का है, इंडिविजुअल का है, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगी जो पर्टिकुलर किसी इंसान की है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की है, 2-4 लोगों की इंडस्ट्री है, वो पब्लिक इसकी गवर्नमेंट की नहीं है या पब्लिक की नहीं है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेगी। तो अगर हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपको है रिलायंस ऑयल है, ठीक, या रिलायंस की जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, वो किसी पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट इसकी एंटरप्राइज नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर की है, किसी
इंडिविजुअल की है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की वो इंडस्ट्री है। तो रिलायंस की एग्जांपल हम देंगे। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे लोकल लेवल पे भी। जो कोई कारखाना है वो, जैसे हम एग्जांपल लोकल से देंगे, खैबर सीमेंट है, ठीक। तो वो क्या है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का है। तो ये बच्चों समझ आया। ऐसी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। ज्वाइंट सेक्टर होता है जो दोनों का है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी ना तो कंप्लीटली वो पब्लिक है ना कंप्लीटली प्राइवेट, यानी दोनों का है, बोथ। ज्वाइंट बोलते हैं जोड़ने को, ऐसे ये जुड़े हुए हैं, यानी ये और ये भी दोनों है, जिसको हम बोल सकते हैं सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट का भी उसमें थोड़ा सा शेयर है और प्राइवेट किसी इंडिविजुअल का भी है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का भी है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें है। सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपने मारुति के बारे में सुना होगा, जो कार है, कार मैन्युफैक्चर है। तो मारुति उद्योग जो है वो एक, मारुति उद्योग इज ए ज्वाइंट सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो मैं यहां पे लिखूंगा मारुति उद्योग। मारुति उद्योग, ये जो मारुति उद्योग है ना तो ये कंप्लीटली गवर्नमेंट का है ना तो ये कंप्लीटली किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है, ये ज्वाइंट है, दोनों का है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का, यानी ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है मारुति उद्योग। बच्चों समझ आया। मैंने बोला था फोर्थ है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव जैसे हम बोलते हैं कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, ये या तो प्रोड्यूसर खुद या रॉ मटेरियल जो है, जो रॉ मटेरियल जिनके पास है वो खुद ही एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक तंजीम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। फिर उसके बाद वो किसी प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग के बाद मार्केट तक लाते हैं। बच्चों समझ आया। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने अमूल के बारे में सुना होगा, आनंद मिल्क यूनाइटेड यूनियन लिमिटेड, ठीक। अमूल जो दूध पीते हैं, मिल्क, तो वो जो अमूल है वो एक्चुअल में क्या है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जो वहाँ के मिल्क प्रोड्यूसर्स है, गाँव के लोग हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, वही उसको चलाते हैं। तो ये इसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। या सुधा मिल्क जो है वो है, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। या हमें भी यहाँ पे लोकल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो ना तो पब्लिक की होती है, ना प्राइवेट की होती है, ना जॉइंट की होती है, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको ओन कर रही होती है। वो जो समझ आया। तो ये था, दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड वाज साइज, थर्ड वाज ओनरशिप। तो बच्चों ये समझ आया। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आपने देखा होगा, हमने बोला इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, या यहां से रॉ मटेरियल ले रहे हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें आ जाता है। तो ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप सब लोग पेपर इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक इस्तेमाल करते हैं या बुक इस्तेमाल करते हैं। ये असल में जो पेपर है, ये नोटबुक है पेपर की बनी है। ये पेपर आया कहां से, पल्प से बना। वो पल्प क्या था, वो रॉ मटेरियल था, ठीक। जैसे पल्प है, इसको पल्प को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी इसका वैल्यू उतना नहीं था जितना कि हमारे पास नोटबुक का है या बुक का फिनिश प्रोडक्ट का है। पल्प को क्या हो गया, ये था ना रॉ मटेरियल, ये हमारा रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल पल्प। मैं पेपर के एग्जांपल एक ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड एग्जांपल्स मिलेंगे। पल्प है, पल्प को यहां पे प्रोसेसिंग हो गई, वो किसी कारखाने में हो गई, किसी फैक्ट्री में हो गई, ठीक, प्रोसेसिंग हो गई। ये है इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री में, ठीक। तो इंडस्ट्री या फैक्ट्री हम लिखेंगे। तो यहां पे क्या इसको हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, रॉ मटेरियल, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो गई। तो प्रोसेसिंग के बाद वहां से क्या निकला, कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ पे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा। वो हमारा पल्प से क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा, पेपर। ये बच्चा समझ आया आपको, पेपर जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा आ गया आउटपुट, ठीक। ये रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल हमने इनपुट दिया, यहां से डाला, इसकी प्रोसेसिंग होगी, कहां पे होगी, कारखाने में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में होगी। उसके बाद हमारे पास पेपर आ गया, ठीक। तो पेपर हमारा क्या आ गया, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक। यहां से हमारा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आ गया, या फिनिश्ड प्रोडक्ट भी इसको बोल सकते हैं, आउटपुट या फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट, आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया, पल्प से हमने पेपर बनाया। तो
या बच्चों आपको समझ आया? यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर पेपर से हमें नोटबुक बनानी है तो यही करना है। यहाँ पे हमने पेपर डाला, ठीक, उसके बाद केमिकल से उसको साफ किया, उसके बाद उस पर लिखना था, प्रिंटिंग करनी थी तो केमिकल के जरिए उस पर लिखा गया, तो पेपर से हमें नोटबुक क्या हमें उस पर बुक बनानी है। तो ऐसे हो जाएगा, रॉ मटेरियल पेपर लिया, इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग हो गई और आउटपुट हमारा आ गया नोटबुक या आपकी टेक्स्ट बुक, या हम यहाँ पे बुक लिखेंगे। तो बच्चों समझ आया? तो मैं बोल रहा था इंडस्ट्रियल सिस्टम्स क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, इनपुट चला जाता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारा आउटपुट या फिनिश प्रोडक्ट आ जाता है। बच्चों ये समझ आया आपको? तो आज हमने सीखा इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या बेस थी, वो आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमने लास्ट में एग्जाम्पल्स के साथ हमने डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, और ये जो हमने बोला रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनता है, फिनिश प्रोडक्ट में कहाँ पे प्रोसेसिंग होती है वो हमने सीखा, वो इंडस्ट्री में होता है, और इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। तो असेसमेंट के लिए आपसे मैं पूछूं, अगर हमें डिफाइन करना होगा विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंडस्ट्रीज, या सेकेंडरी एक्टिविटीज को एक और नाम देते हैं, क्या है वो, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे होती है, रॉ मटेरियल के बेस पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज होती हैं, साइज के हिसाब से कौन कौन सी इंडस्ट्री है, और ओनरशिप के हिसाब से कौन कौन सी इंडस्ट्री है, मारुति उद्योग किस टाइप की इंडस्ट्री है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वो कौन सी है, वो पब्लिक है, प्राइवेट है, ज्वाइंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक एग्जांपल हमें देनी है, लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कौन सी है। तो होप आपने ये एंजॉय किया होगा और आपने सीखा भी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।